चैप्टर आज चालू। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लॉफुल। सर टाइम पीरियड एक बार फिर से समझा दोगे क्या? टाइम पीरियड का मतलब होता है ऐसी डेब्ट जिनको 3 इयर्स में क्लेम नहीं किया गया, तो एक्सपायर हो गई है, बैड डेब्ट हो गई है। अब आप चाह के भी उनको लीगली रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन यदि कोई प्रॉमिस कर दे कि वो पैसा आपको वापस कर देगा, तो ये माना जाता है कि वो आपकी बैड डेब्ट की रिकवरी करके दे रहा है और इसको लेकर कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है। जैसे मैंने तुमसे पैसे उधारी दिए थे, मैं नहीं चुकाता हूं तो तुम 3 साल में क्लेम कर सकते हो ये पैसा मुझसे। तुम नहीं कर पाओगे तो ये डेब्ट या जो कर्जा है टाइम बैरेड हो जाएगा और फिर तुम लीगली रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं तुमको प्रॉमिस कर दूं कि ये पैसा मैं तुमको लौटा दूंगा और ये रिटर्न फॉर्म में अगर प्रॉमिस हो तो तुम मुझसे क्लेम कर पाओगे। समझ आई क्या बात? यस सर। लेकिन इसमें अगर रीपेमेंट का टाइम ही 3 साल से ज्यादा हुआ तो रीपेमेंट में जब डिफॉल्ट होगा तब से आपका टाइम पीरियड 3 साल वाला चालू होता है। सपोज करो मैंने तुम्हें उधार दिया है, अब मैंने तुमको बोला है पैसा मेरे को 10 साल बाद वापस करना, तो तुम्हारी डेट 10 साल है। 10वें साल में अगर तुम नहीं दोगे पैसा तो मेरा 10वें साल के बाद कितना साल शुरू होगा? 3 साल शुरू होगा। बात समझ में आई? यस सर। सर और सिक्योरिटी दिए रहते तो अगर सिक्योरिटी को बेच के पैसा ले लिए तो फिर क्लेम करने की बात ही नहीं आते। हमने क्या किया, सिक्योरिटी को सेट ऑफ कर दिया। मैक्सिमम लोग तो यही करते हैं ना, इसलिए तो प्रॉपर्टी गिरवी रखाते हैं। अनसिक्योर्ड वे में लोन देता कौन है आज की डेट में? बात समझ में आई? यस सर। ओके, आज हम लोग देखो कंसिडरेशन खत्म कर चुके हैं, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है लॉफुल ऑब्जेक्ट लॉफुल कंसिडरेशन। क्या कहता है ये चैप्टर, मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, अच्छे समझना। अकॉर्डिंग, तुम लोग जितना लॉ पढ़े तुम लोग को पूरा समझ आ गया है ना अच्छे से? यस यस सर। According to section 23, any agreement whose object, ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट मतलब होता है पर्पस। क्या होता है? पर्पस। और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल है, वो अग्रीमेंट जो होता है वो वॉइड होता है। क्या होता है? वो अग्रीमेंट वॉइड होता है। ये बात एकदम अच्छे से आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। ऐसा अग्रीमेंट जिसका पर्पस या जिसमें आने वाला कंसिडरेशन अनलॉफुल है वो वॉइड है। एग्जाम्पल देता हूं तिस्जा की आपको ये बात समझ आए। मैं एक माइनर की शादी करवा रहा हूं, मैं एक माइनर की मैरिज करवा रहा हूं, साधारण भाषा में मैं चाइल्ड मैरिज करवा रहा हूं। तो आप बताओ ये लॉफुल है कि अनलॉफुल है? अनलॉफुल। अनलॉफुल। ये चीज अनलॉफुल है, और अगर ये अनलॉफुल है तो इसको लेकर कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। नो सर। नो सर। क्या कह जाएगा? वॉइड कह जाएगा। Void बात है कि नहीं है? हाँ या ना? हाँ सर। तो अगर यस ऐसा एग्रीमेंट है जिसका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल है तो अग्रीमेंट वॉइड होता है। अब आपको इसमें पढ़ना क्या है बेसिकली, फॉलोइंग आर द पॉइंट्स ऑब्लिक एक्टिविटीज which are regarded as unlawful। कौन से ऐसे आपके काम होते हैं जिनको हम अनलॉफुल मान के चलते हैं? ध्यान से सुनना। सबसे पहला, एनी एक्टिविटी प्रोहिबिटेड बाय लॉ। कोई भी ऐसा काम करना जो बाय लॉ प्रोहिबिटेड है, कानूनी रूप से मना है।
यदि आप उस काम को करते हैं तो उसे अनलॉफुल माना जाता है। एग्जाम्पल, रिश्वत देना अलाउड है कि प्रोहिबिटेड है? Prohibited. अगर आप एक एक्स नाम के पर्सन को ब्राइब देके या रिश्वत देके कोई काम कराना चाहो तो ये लॉफुल एग्रीमेंट है कि अनलॉफुल एग्रीमेंट है? Unlawful. अनलॉफुल। तो आपका Unlawful. पैसा खा जाए तो आप कुछ कर पाओगे क्या उसके खिलाफ? आप उसके नो सर। बिल्कुल कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने एक अनलॉफुल एक्टिविटी करी है। ब्राइब देना कानूनी रूप से मना है। यदि आपने ऐसा किया तो इसे अनलॉफुल माना जाएगा और आप लीगली कुछ नहीं क्लेम कर पाओगे। दूसरी चीज, एनी एक्टिविटी, सारी चीजों को ध्यान से सुन लो बेटा। एनी एक्टिविटी विच डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ, कोई ऐसी एक्टिविटी जो कानून का मजाक बना दे। ठीक है, कानून का मजाक बनाने का मतलब बेसिकली क्या होता है? जैसे अभी कानून है यार, लॉकडाउन है, ठीक है, आप विदाउट मास्क बाहर निकल रहे हो, लॉकडाउन के रूल को नहीं मान रहे हो, तो सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो? गलत कर रहे सर। नॉट फॉलो। और इसमें एग्जांपल, जैसे अभी शादी में कितने लोग के इकट्ठा होने की परमिशन है? 50 है भाई, 50 लोग की परमिशन। आपको ये बात अच्छे से पता है, मतलब आपको इस लॉ का नॉलेज है। फिर भी आपके यहाँ जो शादी हो रही है उसमें आप अगर 100 लोग को बुला रहे हो तो आप कानून का मजाक बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? Yes, sir. यू आर डिफीटिंग द प्रोविजन ऑफ लॉ। तो आपका कोई भी ऐसा काम जो कानून के प्रोविजंस को डिफीट करता है, मतलब आप अगर लॉ का मजाक बनाते हो तो इसे अनलॉफुल माना जाएगा। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? इसमें इवन आप जेल तक भी जा सकते हो। क्लियर है मेरी बात? सर और अगर अनजाने में करे तो? क्या चीज? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज इन इंडिया। इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजेड। छोड़ते हैं क्या? कानूनी रूप से कोई गलती हो भी जाए तो। अब ये त्रिपुरा में नहीं देखे गया था, कलेक्टर सबको पीट पीट के जेल में डाल दिया शादी में। यस सर। तो माफी मांगने से क्या? इंग्लिश लॉ में ये अलाउ है क्या, क्या चीज? मिस्टेक वाला? कौन सा था? नहीं, वही तो प्रोविजन अपन उठा के डाले हुए हैं। हमारा सारा लॉ इंग्लिश लॉ से बोरोड है। आज की देश में 28,000 लॉज हैं। कितने कानून है? 28,000 कानून। उसमें से 3/4 लॉज इंग्लिश लॉ से आए हैं, अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। 1/4 हमने खुद बनाए हैं। मेरी बात समझ आई? तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हो पूरा इंग्लिश लॉ का पढ़ रहे हो, अंग्रेजों की देन है ये। ठीक है, बात समझ आ रही है मेरी? ये सारे सेक्शन वही लोग बना के गए, हमने नहीं बनाए हैं। तो बेसिकली देखो, कब कब माना जाएगा आपकी एक्टिविटी अनलॉफुल होती है? जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो लीगली प्रोहिबिटेड है, या फिर कानून का मजाक बना दो, कानून के प्रोविजन को डिफीट कर दो। आप सभी को ये दोनों बातें समझ आई कि नहीं? हाँ या ना, ये बताओ मेरे को। Yes. Then any activity which constitute fraud, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जहां आपका मकसद किसी को धोखा देना है, इसको लॉफुल माना जाए कि अनलॉफुल माना जाए? Unlawful. Then any activity which causes injury to third person, आपका कोई भी काम जिससे तीसरे व्यक्ति को नुकसान हो जाए, ये लॉफुल होगा कि अनलॉफुल होगा? Unlawful. आपको ये लिस्ट समझ आए किन किन चीजों का अनलॉफुल मानते हैं? कोई भी काम जो लीगली Yes, प्रोहिबिटेड हो, या कानून के प्रोविजन को डिफीट करता हो, या फिर फ्रॉड हो, या इससे थर्ड पार्टी का क्या हो? नुकसान हो। क्लियर है? सर Yes. हाँ बेटा बोलो। सर यूएसए में एक कैप्रियो नाम का जज है जो इग्नोरेंस पे माफ कर देता है। नहीं पता यार, मैं नहीं सुना मैं, लेकिन इस पे ध्यान जरूर। क्या नाम है? सर ये इसका नाम है कैप्रियो। चलो एक बार चेक करूंगा, मैंने कभी सुना नहीं बेटा। देखो, जब मैटर कोर्ट में जाता है ना, कई बार ना जजेस के ऊपर भी बहुत सारी चीज होती है। वो अपने कॉमन इंटेलिजेंस का यूज करके कई बार ना सिचुएशन देके लोगों को ना माफ भी कर देते हैं, उठक बैठक लगवा के भी छोड़ देते हैं।
तुम जो बोले उस पर एक बार मैं ध्यान जरूर दूंगा, ठीक है? एक बार यस check सर। करियो। ओके सर चलो आगे बढ़े। सर कंसिडरेशन अगर अनलॉफुल हुआ और उसमें भी इग्नोरेंस हो गया, मतलब पता नहीं चला हम लोग को, कोई कॉन्ट्रैक्ट में इग्नोरेंस रहा, तो सर मतलब मुझे किसी ने पैसा दिया और मेरे को पता नहीं और रिश्वत है कि नहीं, ऐसा? नहीं सर, जैसे कोई भी कंसिडरेशन अनलॉफुल रहा, जैसे सर जाली नोट चला के चले गया कोई भी, तो वाइड है ना, फ्रॉड में आएगा ना भाई, केस कर देना धोखाधड़ी का, और क्या। फ्रॉड में आएगा ना, केस कर सकते हो सामने वाले पे फ्रॉड का। अगर आपको जाली नोट पकड़ाया तो आपका नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? नुकसान हुआ ना, तो उससे आप डैमेजेस सही यस क्लेम करोगे, उसने आपके साथ फ्रॉड कर दिया। बात समझ आई? मेरी आवाज कट तो नहीं रही है ना, आ रही है क्लियरली सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. आखिरी में आता है अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। आपका कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जो समाज के अगेंस्ट हो, सोसाइटी के अगेंस्ट है, उसको अनलॉफुल माना जाता है। क्या माना जाता है? अनलॉफुल माना जाता है। कोई भी आपका किया गया अग्रीमेंट जो समाज के या सोसाइटी के अगेंस्ट हो, उसको बेसिकली अनलॉफुल माना जाता है। ये बात मत भूलना। सर इसका कोई एग्जांपल दो, हमको नहीं समझ आया। तो एग्जांपल नहीं, इसकी पूरी लिस्ट है जो अपन पढ़ रहे हैं। अब पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी तक ये समझ आया कि नहीं कि अनलॉफुलनेस कहाँ कहाँ आई? जब तक कोई ऐसा काम करो जो लीगली प्रोहिबिटेड हो, या लॉ के प्रोविजन को डिफीट कर रहा हो, या फ्रॉड हो, या किसी का नुकसान कर रहा हो। चार बातें समझ आए कि नहीं? यस Yes, sir. पांचवा आता है ऐसे एग्रीमेंट जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो, मतलब समाज या सोसाइटी के अगेंस्ट हो, वो अग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं और कई जगहों पर इलीगल भी होते हैं। मैं आपको बता दूं, अब यहाँ पे वो डिफरेंस खत्म हो जाएगा वॉइड और इलीगल का, क्योंकि ये सब अनलॉफुल है। तो कई बार आप जेल भी जा सकते हो। कहाँ जा सकते हो? Jail. जेल भी जेल। जा सकते हो। तो अब समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ऐसे एग्रीमेंट जो समाज का नुकसान करते हैं, तो इसकी एक पूरी लिस्ट है। पहले बताओ, ये पांचों पॉइंट आप अगर आ गए एग्जाम में लिखने कि विच एक्टिविटीज आर कंसिडर्ड एज अनलॉफुल, तो लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? यस सर। कल मैंने जितनों Yes, के sir. पेपर चेक करे और दिए, सबने बहुत अच्छा लिखा है। एक दो गलतियां हैं, जैसे बेमतलब केस नेम हमको नहीं लिखना है। बाकी आप लोग का राइटिंग पैटर्न बहुत अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है बेटा? यस सर। अब जैसे अब हम पढ़ते हैं अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या है। कौन से ऐसे एग्रीमेंट हैं जिनको हम किसके अगेंस्ट मान के चलते हैं? समाज के अगेंस्ट मान के चलते हैं। मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूं, आपको ये लिस्ट अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि सर ने बताया है ये अग्रीमेंट है जो समाज के खिलाफ है। सबसे पहला इसमें आता है ट्रेडिंग विद एलियन एनिमी। आपको पता है सामने वाली कंट्री के साथ आपका वॉर चल रहा है, फिर भी वहां के पर्सन के साथ अगर आप ट्रेडिंग करते हो, बाइंग एंड सेलिंग करते हो, या अग्रीमेंट करते हो, तो सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो? गलत. क्या गलत. इसमें गलत गलत। क्या है? गलत क्या है ये बताओ। हमारे समाज का नुकसान कैसे, ये बताओ। हम हमारे लोग Alien अपनी enemy को अगर अपने कारण फायदा हो रहा है तो वो समझ एनिमी का हमारे से- कंट्री को. फायदा हो रहा है ना हमारी वजह से, तो ये चीज Yes. क्या है? गलत है। तो इसका लीगल ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। इसका लीगल ट्रीटमेंट होता है वॉइड एंड इलीगल। क्या होता है? Void and illegal. ये इसका ट्रीटमेंट है, याद रखना। ठीक है? दूसरा कौन सा अग्रीमेंट है जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है? तो हम उसको बोलते हैं स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। क्या? Stifling prosecution. स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन का मतलब मैं आपको साधारण भाषा में बताऊं तो इसका मतलब होता है लीगल केस को मैनिपुलेट करना। जैसे विटनेस को परचेज करने की कोशिश करना, गवाहों को खरीदना, जज को ब्राइब देने की कोशिश करना। ये सब सही एक्टिविटी है कि गलत एक्टिविटी है? गलत है. गलत एक्टिविटी है. तो अगर आपने प्रोसिक्यूशन को स्टिफल करने की कोशिश करी है, मतलब आपके खिलाफ चल रहे लीगल केस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है, तो ऐसा किया गया अग्रीमेंट भी पब्लिक पॉलिसी या सोसाइटी के अगेंस्ट माना जाता है। अब आप मेरे को ये बताओ, आपको ये दोनों अग्रीमेंट समझ आए कि नहीं आए? हाँ या ना?
Yes, sir. दोनों क्लियर है? मुझसे कुछ पूछना है इसमें आपको? आपको क्लैरिटी है, हाँ या ना? आपको ये क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. हैंड रेस Yes, करके sir. बताओ मेरे को, हैंड रेस करके बताओ क्लियर है कि नहीं? सर अगर जज वो राइट पता bride- ना चले तो, क्या चीज? अगर जज राइट मतलब पता ना चले तो क्या पता ना उस चले? केस पे, सर अगर हमने जज को ब्राइट दी है हाँ, और वो बात अंदर ही रह गई, हाँ। बाहर नहीं आई, तो उस कुछ केस नहीं पे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। होता है देश में, कुछ होता है क्या? कुछ भी नहीं होता। ये तो हम लॉ पढ़ रहे हैं, असली जिंदगी तो बहुत अलग है ना। बड़े बड़े अपराधी बाहर क्यों घूम रहे हैं? यही तो कारण है। प्रोसिक्यूशन स्टिफल कर देते हैं, या तो गवाहों को खरीद लेते हैं या तो जजेस को पैसा दे देते हैं। कितना वाहियात फैसला सलमान खान के केस में आया था। कार कोई नहीं चला रहा था, भाई ने फुटपाथ पे उड़ाया था कि नहीं? लोगों को ये बताओ, यस सर। यस सर। क्या फैसला दिया कोर्ट ने? कार कोई नहीं चला रहा था। इससे वाहियात बात कुछ हो सकती है? तो सलमान भाई ने क्या नहीं। किया? वो तो भाई है, प्रोसिक्यूशन को स्टिफल कर दिया। क्लियर है मेरी बात? yes, अच्छे sir. से सर. यस चलो, नेक्स्ट आता है अग्रीमेंट रिलेटिंग, ध्यान से सुनना, ये वाला इंपॉर्टेंट है। एग्रीमेंट रिलेटिंग टू चेम्पर्ती। क्या? एग्रीमेंट रिलेटिंग टू चेम्पर्ती एंड मेंटेनेंस। ये दो अलग टर्मिनोलॉजी है, दोनों का मतलब आपको सिखा रहा हूं, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से करोगे। साइड में मार्कर बना दे रहा हूं आपके लिए, ये आईएमपी है। ये वर्ड आपने लाइफ में कभी नहीं सुना, पहली बार आप सुन रहे हो, राइट? कि सुने हो कभी? पहली सर बार सुनना है. मेंटेनेंस सुने हैं सर। चेम्पर्ती सुनना, फिर मेंटेनेंस सुनना। चेम्पर्ती का मतलब होता है असिस्टिंग ऑब्लिक हेल्पिंग a party to a legal case for share in property, oblique consideration। जब कोई केस में फंसा हो और मैं ये कहूं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन यदि तुम केस जीत गए तो तुम क्या करना? जिस प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा चल रहा है उसमें से मुझे कुछ शेयर दे देना या मुझे कुछ पैसे दे देना, तो इसको चेम्पर्ती बोलते हैं। मैं वकील नहीं हूं, पहली बात तो ये समझो। मैं एक बाहरी व्यक्ति हूं, मेरे को केस से कोई मतलब नहीं था, लेकिन मैं तुम्हारी केस में मदद करने के तैयार हूं। पैसे लगाऊंगा, अच्छे से अच्छा वकील लाऊंगा, लेकिन जब केस जीत जाओगे तो मेरे को प्रॉपर्टी में से हिस्सा देना या कुछ पैसे देना, तो इसे चेम्पर्ती बोलते हैं। कितना समझ आया? यस सर, पूरा। आ गया? मेंटेनेंस का मतलब होता है असिस्टिंग या हेल्पिंग अ पार्टी टू अ लीगल केस without any share in property oblique consideration। जब आप बिना कुछ मांगे किसी की हेल्प करते हो, कहने का मतलब है कोई केस में फंसा है, यदि मैं उसकी हेल्प करूं और मुझे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए सामने वाले से, तो इसे मेंटेनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंटेनेंस. अब बताओ, चेम्पर्ती और मेंटेनेंस में फर्क क्या है? चेम्पर्ती और मेंटेनेंस में अंतर क्या है? कंसिडरेशन. गुड। चेम्पर्ती में भी हेल्प हो रही है केस में, मेंटेनेंस में भी, लेकिन चेम्पर्ती में हम कुछ मांग रहे हैं और मेंटेनेंस में हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। आपको मेरी बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? ईमानदारी से बोलो, समझ आई. आ गई? सर अब इसका ये क्यों है बेटा, सर? क्या बेटा? ये क्यों है, मतलब ये अनलॉफुल क्यों है सर? इसका ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूं, नीचे सुनना फिर डिसाइड करना, ठीक है? मैंने बोला ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना और अच्छे से करना। इसका ट्रीटमेंट हमको थ्योरी में दो हिसाब से लिखना होता है। अंडर इंग्लिश लॉ, बोथ बोथ मतलब समझ गए क्या? चेम्पर्ती एंड मेंटेनेंस आर वॉइड एंड इलीगल। क्या? Void and illegal under English. इंग्लिश लॉ में ये दोनों ही चीजों को गलत माना गया, वॉइड एंड इलीगल माना गया है। ना चेम्पर्ती करोगे ना मेंटेनेंस करोगे।
और जब आप बात करते हो इंडियन लॉ की, तो इसमें ये है कि चैम्पर्टी एंड मेंटेनेंस मतलब बोथ आर नॉट वॉइड एंड इलीगल। इंडिया में इसको इलीगल या वॉइड नहीं बोला गया है, यह सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि केस का फैसला क्या है। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि केस का फैसला क्या आ रहा है। इसे वॉइड या इलीगल इंडिया में नहीं माना जाता, ठीक है, ये ट्रीटमेंट है। हम इसको अनलॉफुलनेस के हेड में देते हैं, मेरी बात को सुनना, लेकिन इंग्लिश लॉ में वॉइड एंड इलीगल है और इंडिया में इसको वॉइड एंड इलीगल नहीं माना गया है। ये बात आपको ध्यान रहेगी। रहेगी सर। आपको क्लियर है कि आपको मुझसे कुछ पूछना है, ये बताओ, आपको समझ आया कि नहीं आया? सर पिंक मूवी में जो अमिताभ बच्चन था वो मेंटेनेंस में था क्या? क्या चीज? सर पिंक तो जो मूवी थी उसमें पिंक मूवी मैंने देखी नहीं है, सुना है। अमिताभ बच्चन वो तीनों लड़कियों की हेल्प करता है, वही वाला ना? यस सर। हाँ, मेंटेनेंस में आएगा ना वो। कोई फीस वीस थोड़ी देता है, अपनी इच्छा से मदद करता है ना? समझ आई? यस सर। सर सर अगर दोनों पार्टी अग्रीड है कंसिडरेशन के लिए तो वो अनलॉफुल क्यों जा रहा है? क्या चीज? अगर मैं सर नहीं अगर समझा तो दोनों इसी पॉइंट से पार्टी रिलेट करके बोल रहा है कि जनरली पूछ रहा है, जनरली पूछ नहीं रहा सर इसी पॉइंट में है, इसी पॉइंट में पूछ रहा है। हाँ, तो हम तो बोल रहे हैं ना इंडिया में वॉइड और इलीगल नहीं है। नहीं है का मतलब सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, मतलब वही बात है। अगर आपस में अग्री कर रहे हैं कि हाँ भाई मेरी केस में मदद कर दे, मैं प्रॉफिट में से हिस्सा दे दूंगा, उनके बीच की बात है, कहीं कोई इशू नहीं है। हमारा लॉ इस पे डिप्लोमेटिक होके चलता है। कई बार क्या होता है, लोग गलत आदमियों की मदद के लिए भी तैयार हो जाते हैं, कसाब के लिए भी वकील मिल जाता है देश में। तो बात समझ आ रही है मेरी? इसलिए इसको डायरेक्ट वैलिड ना बोल के हम लोग अनलॉफुलनेस में लेकर चलते हैं। कई बार लोग गलत लोगों की भी मदद करते हैं। मेरी बात समझ में आई? यस ऐसा है। और सर ये तो गलत है ना? क्या चीज? क्या चीज बेटा? नहीं मतलब ये ऐसे इलीगल केसेस वगैरह में हेल्प करना ये भी तो गलत ही हुआ ना? गलत, इसलिए तो इसको अनलॉफुलनेस के हेड में देकर इंडियन लॉ में बोल दिया गया है कि वॉइड और इलीगल नहीं है। सिचुएशन देख के लॉ डिसाइड करता है कि इसको वॉइड या इलीगल माना जाए या नहीं, इसलिए इसको क्वेश्चन मार्किंग में रखा जाता है और अलग से इतना डिटेलिंग में बताया जाता है। बात समझ आई? यस सर। तो देखो हम ना सर- मेन हेड पढ़ रहे हैं, बोलो बेटा। सर जैसे चंपैथी में सर लॉयर नहीं होता है, तो सर वैसे मेंटेनेंस में भी लॉयर नहीं होगा? नहीं, कोई और भी हो सकता है, बाहरी व्यक्ति। मदद करने वाले तो कई प्रकार के होते हैं, इन्फॉर्मर्स होते हैं, ठीक है। तो सर एक्सटर्नल ही रहेगा ना, मतलब लॉयर नहीं रहेगा ना? नहीं, नॉट नेसेसरी कि लॉयर ना रहे, कई बार तो लॉयर भी वॉलंटरी मदद करने आ जाते हैं। इसमें कोई ऐसी फिक्स फिक्स तो नहीं है कि लॉयर नहीं हो सकता, लॉयर भी हो सकता है, समझे? ओके ओके। सर जो विटनेस वगैरह देगा वो भी हो सकता है ना? कौन? विटनेस वगैरह जो देगा? हाँ, वो भी हो सकता है, जो भी हेल्प कर दे, मतलब कुल मिला के, है ना, जो भी मदद कर दे, ठीक है। यस सर। क्लियर है? तो देखो तीन चीजें आई हैं अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में। एलियन एनिमी के साथ ट्रेडिंग करना, केस को मैनिपुलेट करना, चैम्पर्टी मेंटेनेंस आप लोग को अच्छे समझ आ गया कि नहीं आया बताओ? यस सर। देन आता है इसमें अग्रीमेंट रिलेटिंग टू सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस। क्या? सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस मतलब होता है गवर्नमेंट जॉब। क्या होता है? अगर कोई एक अग्रीमेंट करता है, जिस अग्रीमेंट में ये पर्सन किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को पैसे देकर गवर्नमेंट जॉब पाना चाहता है, तो ये अग्रीमेंट सही है कि गलत है, ये बताओ। गलत है सर। गलत है। भाई गवर्नमेंट जॉब जो होता है वो कैपेबल पर्सन को मिलती है जो डिजर्व करता है। इसके लिए एग्जाम्स होते हैं, इंटरव्यू होते हैं। यदि कोई पर्सन पैसा खिलाकर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को गवर्नमेंट जॉब पाना चाहता है, तो ऐसे अग्रीमेंट को सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस बोलते हैं। इससे समाज का भी बहुत भारी नुकसान है और देश का भी बहुत भारी नुकसान है। तो ऐसे एग्रीमेंट को हम वॉइड एंड इलीगल बोलते हैं। सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, ये बताओ। सही है सर। सही आपको ये समझ आया कि नहीं आया, ये बोलो। क्लियर है कि नहीं?
क्लियर है सर। ओके उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है अग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ टाइटल। बोर तो नहीं लग रहा है, समझ आ रहा है ना अच्छे से? आ रहा है सर अच्छे से। नेक्स्ट होता है अग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ टाइटल। यहाँ पे टाइटल मतलब होता है बेटा रैंक्स। जब अंग्रेज हमारे देश में थे तो जो इंडियंस उनके लिए वफादार या लॉयल थे ना, उनके लोग रैंक दे दिया करते थे, जैसे राय बहादुर। ठीक है, सब रैंक अंग्रेज देते थे उनके लॉयल लोगों को, राय बहादुर, ठीक है, सर, जमींदार, राजा जी। अब ऐसे रैंक मिल सकते हैं क्या इंडिया में? अब ऐसे रैंक मिल सकते हैं? बोलो। नो सर। आपको ये याद रखना है, जब आप कोई बड़ा काम इंडिया में करोगे, जब तक डिजर्व नहीं करोगे आपको कोई रैंक या टाइटल नहीं मिलता है। और यदि किसी पर्सन ने कोई एक ऐसा अग्रीमेंट कर दिया है जहां पर वो ये कह रहा है कि मैं पैसा मेरे पास बहुत है, मैं देने को तैयार हूं, और एक अथॉरिटी को बोलता है कि मुझे एक रैंक दिलवा दो हमारे देश में, जैसे कर्नल का रैंक दिलवा दो, या फिर मेरे को मेजर का रैंक दिलवा दो, या फिर सोल्जर या राय बहादुर का रैंक दिलवा दो, तो मिल जाएगा क्या भारत में? भारत रत्न दिलवा दो, छत्तीसगढ़ का गौरव रैंक दिलवा दो, मिल जाएगा? नो सर। अरे कुछ करना पड़ता है ना भाई, ऐसे कैसे मिल जाएगा? तुम पैसा देकर एक अग्रीमेंट करते हो किसी के साथ कि मेरे को एक आध अवार्ड दिलवा दो या कोई रैंक दिलवा दो, तो इंडिया में अलाउड है क्या? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप ये बताओ। मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो आपको जो मैं बात बोल रहा हूं ये याद रखना, एक्सेप्ट इन फील्ड ऑफ academic and military, title shall not be used. भाई ये बात याद रखो, अगर आप एकेडमिक फील्ड में होते हो तो आप सर या मैम बोलते हो। मिलिट्री में भी अलग अलग रैंक्स होते हैं ताकि डिसिप्लिन के लिए हो। तो दो ही जगहों पर आपको टाइटल मिल सकता है, उसके अलावा नहीं मिल सकता। मेरी बात आपको ध्यान रहेगी। और यदि पैसा देकर कोई अवार्ड या रैंक खरीदना चाहो जो सरकारी हो तो आपको कभी नहीं मिलेगा, और ऐसे एग्रीमेंट भी वॉइड है। कितना क्लियर है? समझ कितना है बोलो? सर एकेडमिक मतलब जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, आप लोग मेरे को सर बोलते हो ना, तो मैं आपका टीचर हूं, एक डिसिप्लिन मेंटेन रहे इसीलिए बोलते हो। तो यहाँ पर ये सर का टाइटल अलाउ है। ऐसे बाहर भी किसी को भी सर बोल देते हो क्या? नहीं बोलते ना। नो सर। हम अपने टीचर्स को बोलते हैं जो एकेडमिक फील्ड में हो। जैसे मिलिट्री में क्या होता है, लेफ्टिनेंट, मेजर, ब्रिगेडियर, ये सब टाइटल लोगों को दिए जाते हैं। बाकी किसी फील्ड में अलग से आपको टाइटल नहीं मिलेगा। मेरी बात क्लियर है? यस सर। आपको ये कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया? मैंने जो बोला ये बताओ, अच्छे से आया सभी को? यस सर और सर। जो ऑनररी मेडल्स एंड अवार्ड्स को किसमें क्लासिफाई करेंगे सर? क्या चीज? जो ऑनरी मिलता है अपने को ना, जैसे धोनी को कर्नल का मिला, ऐसा बोल रहे हो ना? हाँ हाँ वैसे। तो भाई वो डिजर्व करता है ना, उसने पैसा ऐसा थोड़ी ना दे के दिया है। उसने देश के लिए योगदान दिया है, वर्ल्ड कप जितवाया है। आप देश के लिए कंट्रीब्यूशन करो, खुद से मिले तो अलग बात है। आप पैसा दे के ले सकते हो क्या? नो सर। अगर आप पैसा दे के लोगे तो उसको सेल ऑफ टाइटल बोलेंगे, और ये समाज के खिलाफ है, आप ऐसा नहीं कर सकते। देन इसके बाद आता है मैरिज ब्रोकरेज। क्या? मैरिज ब्रोकरेज। मैरिज ब्रोकरेज का मतलब होता है अग्रीमेंट टू टेक कमीशन on behalf of arranging marriage. शादी करवाने के एवज में पैसे लेना, ठीक है, इसको हमारे लॉ में अनलॉफुल माना जाता है जब तक ये काम आप रजिस्टर्ड वे में नहीं करते हो। किस वे में नहीं करते हो? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे शादी.com, भाई शादियां करवाता है लेकिन ये इसकी एक रजिस्ट्रेशन फीस लेता है।
अब ये जो shaadi.com है ये गवर्नमेंट से लाइसेंस लेके चल रहा है, सरकारी परमिशन है, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन है, तब चल रहा है। तो अब ऐसे ये रजिस्ट्रेशन फीस ले, मैरिज पे कमीशन ले, इसको अलाउ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये चीज कोई इनफॉर्मल वे में कर रहा है, किस वे में कर रहा है, इनफॉर्मल में कर रहा है, तो ये बहुत सारी हमारे देश में कुरीतियों को जन्म देता है। जैसे इस फॉर्म में ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा होती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग समझते हो? इंसानों की खरीदी बिक्री, शादी के नाम से लोगों को बेच दिया जाता है। जैसे बिहार में पकड़वा शादी होती है, कोई बहुत पढ़ा लिखा लड़का है तो क्या करा जाता है, गुंडे लोग पकड़ के करवा देते शादी, उसके लिए लोगों को पैसे मिलते हैं। हरियाणा में वैसी मेल फीमेल रेशियो कम है तो वहीं अबडक्शन होता है गर्ल्स का बहुत। तो ये चीजें हमारे देश में हैं, ये लोग करते हैं और उसका कमीशन देते हैं। सही है कि गलत है? चीजें गलत है सर। गलत है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। रजिस्टर्ड फॉर्म में करोगे तो लॉ में अलाउ किया गया है, देखो। लेकिन अगर इसी चीज को इनफॉर्मल में करोगे तो ये गलत है, ये वॉइड एंड इलीगल माना जाता है। आपको मेरी कही गई बात कितनी पल्ले पड़ी है बताओ ईमानदारी से? सर अगर पंडित कमीशन ले तो शादी कराने के लिए? तो पंडित की रजिस्ट्री होती है ना भाई, मतलब जैसे पंडित अगर शादी कराएंगे तो मैरिज सर्टिफिकेट जब बनवाने जाओगे ना, तो पंडित का लेटर या उनका एक इनफॉर्मल वो रहता है कि किस पंडित ने शादी करवाई है। वैसे मुस्लिम है तो मौलाना का पूरा डिटेल रहता है, साइन होता है भैया मैरिज सर्टिफिकेट में, समझे? ऐसा Yes, sir. कोई भी करा देगा। आर्य समाज में भी जाएंगे तो आर्य समाज में भी रजिस्टर्ड पंडित होते हैं। ठीक है, क्लियर है? कंसेप्ट समझ आया कि नहीं था बेटा? यस सर अगर रजिस्टर्ड है और फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे तो फिर पकड़ाएंगे तो जेल जाएंगे, बात खत्म है। पकड़ाए तो जेल जाएंगे, बचने का कोई सवाल नहीं है कि नहीं? करते भी है बहुत सारे मैरिज ब्यूरोस जो होते हैं वो रजिस्टर्ड ही होते हैं, पर वो फिर भी गलत काम करते हैं। तो जब पकड़ाते हैं तो फिर जेल ही जाते हैं, फिर बीच का तो रास्ता ही नहीं रहता है ना। बात समझ में आई मेरी? यस सर। अब आप मेरे को बताओ, आपको अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट आर द अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, आप लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? आप Yes, लिख sir. पाओगे कि नहीं? आपको क्लैरिटी है ना सब में? कोई डाउट नहीं है? क्लियर है? गुड। तो ये बेटा ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होते हैं। ये चैप्टर इतना ही है आपका, ये चैप्टर जो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसीडरेशन है ना, ये खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया, ये इतना ही है। अब आगे ऐसी छोटे छोटे एक एक क्लास के हैं, नेक्स्ट वीक तक आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग सेल चालू करेंगे, सेल ऑफ गुड्स है। आप इसको सैटरडे के टेस्ट का कोर्स के सैटरडे को नहीं, संडे को है ना टेस्ट, तुम लोग बोले हो शायद। संडे दोगे सैटरडे दोगे? सर संडे संडे ले हो ना? हाँ सर संडे, हाँ संडे को कंसिडरेशन दे देना ना, कंसिडरेशन तक दे देना संडे को। हाँ सर ठीक है। ठीक है, मुझे एक बार अटेंडेंस दे देने दो अपनी। अटेंडेंस दे दो जमशेद जी, एक मिनट रुकना। ऐसे ऐसे, बहुत बढ़िया। आज जो पढ़े अच्छे समझ आ गया ना सब चीज कि नहीं आए? सर हाँ बेटा। सर जो सर टाइटल है हाँ, वो तो सर नॉर्मली भी यूज होता है ना, जैसे किसी होटल के रिसेप्शनिस्ट जैसे बोलते हैं तो सर मजबूर वगैरह। कर सकते हैं क्या कि बोलो ही करके? मजबूर कर सकते हैं। अगर कोई होटल वाला मुझे जमशेद बोलेगा तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि मुझे सर बोलो तुम, जरूरी है? नो सर। नहीं ना। सिस्टम ये है कि हमारे देश में सबको एकता का अधिकार है, कोई ना किसी से कम है ना किसी से ज्यादा है। तो ऐसे हम अपने नाम के आगे टाइटल नहीं लगा सकते। अगर हम एकेडमिक या मिलिट्री में, तो जैसे स्कूल में अब एक टीचर गया तो कैसे डिस्टिंग्विश हो टीचर स्टूडेंट के बीच में? तो सर या मैम बोला जाता है। सही बात है, मेरे भी सर हैं तो मैं उनको सर ही तो बोलूंगा ना, गलत बोल रहा हूँ? सेम मिलिट्री में भी है, रैंक्स बने हुए हैं, उसमें पता रहता मैं किस लेवल पे आ रहा हूँ। तो अगर मैं नीचे के लेवल का हूँ तो मैं सूबेदार हूँ, मेरे ऊपर मेजर आएगा, फिर कर्नल आएगा। तो वहां पे रैंक इसलिए देना पड़ता है ताकि लोगों को अपना लेवल पता रहे और डिसिप्लिन रहे। बाकी इंडिया में कोई मजबूरी नहीं है कि आप किसी को सर बोलो। मेरी बात समझ आ रही है?
ये अंग्रेजों के जमाने का रूल Yes, sir. आजाद है, हम सब बराबर हैं। इवन टीचर Yes. को भी अगर आप नाम से बुलाना चाहें तो बुला सकते हैं, लेकिन एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट होता है करके लोग सर या मैम बोलते हैं। बात समझ में आई? यस सर। क्लियर है अच्छे से? यस ये सर। अपने को आज पढ़ना है, ये नोट्स आपको मैं भेज दे रहा हूँ, और शाम को मैं कंसिडरेशन और फ्री कंसेंट के क्वेश्चन आंसर भेज दूंगा, और जिसका टेस्ट चेक होने को बचा है वो भेज दूंगा। बेटा अभी भी कुछ बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे हैं, टेस्ट आप लोग को देना है, ठीक है, ध्यान रखो। मेरे पास कितनी 18 कॉपी आई है, 2-3 लोग अभी भी नहीं दिए थे, दे देना टेस्ट आगे से, ठीक है। आकाश आगे से टेस्ट देना बेटा। यस सर। ठीक, यश अब देगा टेस्ट, आगे नहीं देगा? दूंगा सर, बाहर था ना अभी। चलो अब आगे से टेस्ट देना, ठीक है। ये यस करो, सर। इतना करो, कल मिलते हैं हम लोग। ये पढ़िए। थैंक यू सर। बाय बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू